बधाई। उन्होंने इतने सरल और इतने ईमानदार ढंग से अपनी सारी स्मृतियों को एक पुस्तक में बटोरा, और साथ में बधाई भारतीय उच्चायोग कि जिन्होंने इस आयोजन में शिखा जी का साथ दिया। मैंने ईमानदारी शब्द का प्रयोग किया। बड़ा कठिन मार्ग है ये ईमानदारी का, क्योंकि अगर जानकारी में बेईमानी होने लगे तो मुश्किल होती है। आप सौदा खरीदने जाएं, वहाँ आलू बेचने वाला डंडी मार दे या सड़ी हुई भिंडी रख दे या खरीदने वाले से कोई जाली सिक्का ले ले, तो ये सौदा है। लेकिन अगर जानकारी में बेईमानी होने लगे तो भाई वो नसों तक जाती है। एक सीधा साधा रूस का ही उदाहरण है। अभी हाल में रूस में चुनाव हुआ था और पुतिन साहब फिर से राष्ट्रपति बन रहे हैं। यहाँ के संचार माध्यमों पर अगर एक दृष्टि डालिए तो लगता नहीं है कि हमें रूस के चुनाव की सही तस्वीर मिल रही हो। इसलिए जहां कहीं जानकारी में ईमानदारी डामाडोल होती है, भय लगता है। और इस नाते शिखा जी ने बड़ी ईमानदारी से अपने सारे अनुभव इस किताब में समो दिए हैं। ये जो रूस में उनकी स्मृतियां हैं, इसे पढ़ के आप रूस के भूगोल के बारे में नहीं जानेंगे, रूस का इतिहास, रूस की बाकी जानकारी तो किताबों में मिल जाती है, लेकिन शिखा जी का जो अपना निजी अनुभव था रूस जाकर के, वो अचानक हमारी दिलचस्पी जगा देता है। और तब हमें ये लगता है कि चाहे हम हिंदुस्तान के हों या चाहे वो रूस के हों, एक जो इंसानी नाता है, एक जो इंसानी डोर है, वो अपने आप जुड़ जाती है। और हर जगह अच्छे, हर जगह नेक और हर जगह ज़रूरतमंद की मदद करने वाले मौजूद होते हैं। शिखा जी का जो पहला अनुभव था, सिर्फ उसका मैं जिक्र करूंगा। 16 साल की लड़की, अभी 12वां पास किया, अचानक रूस के इस स्कॉलरशिप पर रूस जाने का मौका मिला। घर में खलबली हुई। शिखा जी रूस पहुंच गई। रूसी भाषा का एक शब्द नहीं आता, रूस के बारे में कोई जानकारी नहीं, और मॉस्को से उन्हें ये कह करके बिठा दिया गया कि जिस स्टेशन पर तुम्हें उतरना है वहाँ एक दुभाषिया मिलेगा, और हाथ में रूसी और अंग्रेजी की एक डिक्शनरी दे दी गई। अकेले इसलिए जाना पड़ा क्योंकि जो लोग साथ जाने को थे उनका कार्यक्रम बदल गया। अकेली 16 साल की लड़की रात भर की रेल यात्रा के बाद उतरती है मेरेनॉफ में, तो वहाँ किसी का पता नहीं। उसे ये भी पता नहीं कि ये वही स्टेशन है जहाँ उतरना है। इसके बाद क्या होता है, ये सारा वृत्तांत इतना रोमांचक है, जैसे फिल्मों में कभी कभी मौका मिलता है इस तरह के प्रसंग सुनने का, देखने का, कि अचानक आपकी दिलचस्पी केंद्रित हो जाती है। शिखा जी ने अपनी किताब की शुरुआत इसी तरह की है। इसके बाद शिखा जी का एडवेंचर खत्म नहीं होता। एडवेंचर की एक और मिसाल है बिना वीज़ा के। जैसा कि अभी संगीता जी ने कहा और ओल्गा जी ने कहा, ये वो युग था जब रूस में पूरा परिवर्तन हो रहा था। रूसी साम्राज्य समाप्त हो चुका था, रूस बदल रहा था, और ऐसे में जब रूस के अलग अलग टुकड़े बिखर गए थे
तो वहाँ जाने के लिए वीज़ा लेना होता था। जो बाल्कन स्टेट्स हैं, एस्टोनिया, लैटविया, बहुत छोटे छोटे प्रदेश हैं, लेकिन अब वो स्वतंत्र हैं, और वहाँ जाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वीज़ा लिया जाए। शिखा जी चलती हैं, रेल पर अपने साथियों के साथ तय करती हैं कि जब वीज़ा चेक करने कोई आएगा तो वो क्या करेंगी। उन्होंने क्या किया ये तो आपको किताब पढ़ करके पता चलेगा, लेकिन उनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि बिना वीज़ा के रूस की सरहद छोड़ करके टैलिन जाना और वहाँ की सैर करके वापस रूस आना और फिर सकुशल में रूस में जल जाना, ये अपने आप उस हिम्मत का परिचायक है। इस हिम्मत के साथ हिंदुस्तान से शिखा जी रूस पहुंची थी। एक और बात इस किताब से पता चली कि वहाँ हिंदी का अध्ययन हो रहा है। हिंदी की छात्राओं से, हिंदी के छात्रों से जब शिखा जी की मुलाकात होती है तो वही प्रश्न जो हम सबके मन में आता है उनके मन में भी आता है, क्योंकि जब हम स्वयं पढ़ रहे थे और जब अपने विषय चुनने का सवाल आता था तो घर वाले भी समझाते थे, दोस्त भी समझाते थे कि भाई हिंदी लोगे तो हिंदी लोग के करोगे क्या। बिल्कुल यही सवाल शिखा जी उन लोगों के बारे में पूछती हैं जो रूस में बड़े मनोयोग से हिंदी पढ़ रहे हैं। सारी किताब उनके अपने निजी एडवेंचर से भरी हुई है। जैसा मैंने कहा कि रूस के भूगोल की, रूस के इतिहास की, रूस की आर्थिक व्यवस्था की जानकारी अगर आप लेना चाहें तो उसके लिए किताबें हैं, लेकिन अपनी दृष्टि से जिस तरह उन्होंने रूस की तहों के भीतर बैठ करके रूस को परखा है, इस किताब में वो अंकित है। और इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि आप ये किताब पढ़ेंगे। शिखा जी को एक मैं छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ। सलाह अलग से देना था लेकिन पता नहीं मौका मिले या न मिले। आज ये संभव है कि जो कुछ भी छपता है, यहाँ तक कि कंप्यूटर में अगर आप कुछ लिखें और स्पेलिंग गलत हो तो कंप्यूटर अपने आप बता देता है। मुझे पिछले 40 साल में इस बात का इंतजार रहा है कि दरवाजे पर जो फ्लायर्स आते हैं, जो विज्ञापन के पर्चे छप करके आते हैं, उनमें किसी अंग्रेजी के पर्चे में मुझे एक गलती मिल जाए तो मुझे बड़ा आत्मतोष होगा। अगर वो बेचने वाले जो झाड़ू बेचते हैं, जो करौंदा बेचते हैं, अपना पर्चा छापते हैं और उसमें एक भी गलती नहीं होती, तो हमें हक नहीं है कि हम अपनी किताबों में कोई गलती जाने दें। लेनिन अपने जन्म से पहले मर गए, ये आपके प्रिंटर ने छाप दिया है, और 1824 में लेनिन की मौत का हाल पढ़ करके कोई ना कोई चौंकेगा। इसी तरह से जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, हिंदी में तो स्पेलिंग होती ही नहीं है। हिंदी को बड़ा लाभ यह है कि हिंदी में स्पेलिंग नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, बल्कि हम तो इन्हें सिखा सकते हैं। ये तमाम इनके बी कॉम्पिटिशन होते हैं और बच्चे छोटी उम्र से स्पेलिंग रटते रटते फना हो जाते हैं। अपने यहाँ तो अध्ययन का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो यही है कि ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हमने पूरी डिक्शनरी रट ली है, लेकिन हिंदी में न स्पेलिंग की ज़रूरत है और हिंदी की भाषा इतनी सुथरी और सजी और सांवली है कि उसमें अगर आप चाहेंगे तो दोष नहीं आता। शिखा जी से मैं सिफारिश ही करूँगा कि अपने प्रिंटर से कहें कि भाई जो लोग कंपोज करते हैं कम से कम वो ऐसी गलतियाँ ना होने दें। लेकिन आखिर में शिखा जी को उनकी पहली दृष्टि के लिए इतने सरल ढंग से रूस का विवरण बताने के लिए, रूस में हमारी दिलचस्पी जगाने के लिए और इस साहस के साथ अपने 6 वर्ष बिता करके उसकी सारी स्मृति एक किताब में बटोरने के लिए मैं फिर बधाई देता हूँ। धन्यवाद।